हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक एक अंक के अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस अध्याय में से आपको कुल 5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 3 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये आपके 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 225 है, तो यहाँ पर हम 225 को लिखेंगे और इस प्रकार से हम चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर हमने 135 को लिखा। तो जिस तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या होती है उस तरफ ये चिन्ह खुला होता है और जिस तरफ छोटी संख्या होती है उस तरफ ये चिन्ह इस प्रकार से बंद होता है। तो सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेना है कि 225 और इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है और 135 को लिखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं और इसको हम रफ में करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, अर्थात आपको इस प्रकार से जब भी 2 संख्या दी जाए और कहा जाए कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है अर्थात सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बड़ी संख्या 225 दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या को आपको इस प्रकार से भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और आपको छोटी संख्या को यहाँ पर भाग के चिन्ह के साइड में लिखना है। अर्थात यहाँ पर हम 225 में 135 से भाग करेंगे, तो इसको आपको रफ में करना है। तो यहाँ पर यदि हम 135 का भाग 225 में करें तो यहाँ पर एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 एकम 135 हो जाएगा। इसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के 12 हो जाएंगे, 12 में से यहाँ पर यदि हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बीच की संख्या होती है आपका क्या होता है, यहाँ पर 225 भाज्य होगा, यह आपका क्या होता है भाजक होता है, यहाँ पर 135 भाजक होगा और जो एक यहाँ पर एक संख्या दी गई है यह आपका भागफल होगा और जो लास्ट में संख्या आती है यह आपका क्या होता है, आपका शेषफल होता है। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बीच की संख्या होती है भाग के चिन्ह के बीच की संख्या यह भाज्य होती है, यह भाजक होती है भागफल और लास्ट वाली संख्या शेषफल होती है। अब इसको यहाँ पर हम चरण के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से, इस फार्मूला की सहायता से यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को चरणों के रूप में लिखते हैं और इस प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक कि आपका शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले चरण में लिखते हैं, यहाँ पर पहले स्टेप में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य यहाँ पर कितना दिया गया है, 225 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 225 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो भाजक यहाँ पर 135 है, भागफल 1 है, तो 135 और 1 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अर्थात इस प्रकार से हम लिखेंगे 135 गुणित 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में दिया गया है, प्लस शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, 90। तो यहाँ पर हमने शेषफल का मान 90 लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम पीछे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक कि आपके शेषफल का
मान यहाँ पर 0 के बराबर ना आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर पुनः हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका शेषफल होता है इसको हम भाजक मान लेते हैं, और जो आपका पूर्व भाजक था अर्थात जो आपका पहले भाजक था ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपके भाज्य का मान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इसको हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने 135 को भाग के चिन्ह के बीच में लिखा। अब पुनः यहाँ पर हम 90 का भाग 135 में करेंगे। तो यहाँ पर 90 का भाग 135 में लगभग एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार में 180 हो जाएंगे। तो 90 एकम 90 होगा। इसके बाद यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 के 13 हो जाएंगे। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पुनः यहाँ पर हम दूसरे चरण को लिखेंगे इस फार्मूला की सहायता से। तो यहाँ पर हमने द्वितीय चरण को लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य यहाँ पर आपका भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर भाज्य का मान 135 होगा। तो यहाँ पर हमने 135 को लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया। फिर इसके बाद आपको भाजक और भागफल का गुणा करना होता है। तो भाजक का मान 90 है और भागफल का यहाँ पर मान 1 है यहाँ पर। तो 90 और हम 1 का गुणा करेंगे, अर्थात 90 गुणित हम 1 लिखेंगे और प्लस शेषफल लिखेंगे। तो प्लस शेषफल का मान कितना है, 45 है। तो यहाँ पर हमने 45 लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं है, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। फिर इसके बाद पुनः हम इसको यहाँ पर इस प्रोसेस को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका शेषफल होता है या इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम भाजक मान लेते हैं। और जो आपका पूर्व भाजक था, पूर्व भाजक आपका 90 था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य का मान हो जाएगा। तो 90 को हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे। फिर इसके बाद पुनः हम 45 का भाग 90 में करेंगे। तो यहाँ पर 45 दूनी कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा शेषफल है वह 0 आ चुका है। और जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट में जो भाजक होता है वही आपके HCF का मान होगा। तो लास्ट का भाजक आपका 45 है, यही आपके HCF का मान होगा। अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 45 होगा। तो सबसे पहले हम इसको चरण के रूप में लिख लें। तो यहाँ पर हम तृतीय चरण में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य का मान यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो भाजक यहाँ पर कितना है, 45 है, भागफल 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 गुणित 2 और प्लस शेषफल यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर जो शेषफल है वह 0 के बराबर आ चुका है, अतः इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, अर्थात यहाँ पर महत्तम समावर्तक होगा, वह लास्ट वाली संख्या, अर्थात जो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला भाजक होता है, यह आपका क्या हो जाएगा, HCF का मान हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि शेषफल जो है 0 के बराबर आ चुका है, तो जो आपका लास्ट में यहाँ पर भाजक होता है वही आपके HCF का मान होगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है कि अतः संख्याओं 135 और 225 का HCF यहाँ पर कितना होगा, 45 होगा। अर्थात लास्ट में जो आपका भाजक है वही आपके HCF का मान होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा, अतः 135 और 225 का HCF यहाँ पर 45 होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसी विधि से हल कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। तो ये आपकी प्रश्न बैंक अध्याय 1 से सिलेक्ट किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 140 को लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में संख्या 0 है और 0 तो एक सम संख्या, तो यहाँ पर हम सम संख्या से भाग करेंगे, अर्थात 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर
14 में कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 जहाँ की तहाँ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 0 है, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भाग करके भी देख सकते हैं कि 2 का भाग आप 70 में करेंगे तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 35 आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है, 5 तो एक विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा, अर्थात 5 से भाग जाएगा तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएंगे। और यहाँ पर 7 में तो केवल 7 का ही भाग जाता है तो 7 एकम 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 5 और यहाँ पर गुणित 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है, तो 2 के ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे, 2 की घात लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद 5 तो केवल 1 ही बार है तो 5 के ऊपर यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, आप चाहें तो यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 7 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लास्ट में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस विधि से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या 156 के यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं इस प्रकार से। 156 यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पर 6 है और 6 क्या है, एक सम संख्या है, और जब भी लास्ट में सम संख्या होती है तो यहाँ पर भाग सम संख्या से ही जाता है, तो हम 2 से भाग करेंगे। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर आप रफ में भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से कि आप 2 का भाग यहाँ पर 156 में करेंगे तो सबसे पहले 15 में जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 आ जाएंगे और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका भागफल कितना होगा, 78 होगा। अब इसके बाद लास्ट में कितना है, 8 है। 8 तो एक यहाँ पर सम संख्या, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे हम भाग तो यहाँ पर 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, बचेगा 1 यहाँ पर 18 हो जाएंगे, 2 इनाम 18 हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में 9 है। 9 तो एक विषम संख्या है और विषम में तो केवल विषम संख्या का ही भाग जाता है, तो यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएंगे और 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 तो एक यहाँ पर विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होंगी, यहाँ पर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 2, फिर इसके बाद गुणित में 3 लिखेंगे और गुणित 13 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो 2 के ऊपर हम 2 की घात लगाएंगे। यहाँ पर 3 एक ही बार है तो आप चाहें 3 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं या फिर 1 की घात मानी जाती है। इसके बाद 13 यहाँ पर 1 ही बार है तो 13 के ऊपर हम 1 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या 156 के इस प्रकार से आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ
यहाँ पर हमने संख्या 6 को लिखा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या 6 तो एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 0 है, 0 तो एक सम संख्या, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 धाम 20 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 0 है तो फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 तो एक विषम संख्या, तो हम 5 से करेंगे क्योंकि 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, यहाँ पर संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 गुणित 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 गुणित 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो 2 के ऊपर हम 2 की घात लगा सकते हैं और गुणित 5 को हम जांकेता लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 6 और 20 का यहाँ पर एचसीएफ तथा एलसीएम। तो यहाँ पर हमने लिखा संख्या 6 और 20 का एचसीएफ बराबर तथा संख्या 6 और 20 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या को देखना है, कॉमन संख्या को चेक करना, अर्थात जो संख्या उभयनिष्ठ हो, अर्थात दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है। तो इस प्रकार से एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या 6 और 20 का एचसीएफ 2 होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, हम उच्चतम घातों को लिखते हैं और किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम घातों अर्थात यहाँ पर बड़ी बड़ी घातों को लिखना है और किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की उच्चतम घात यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के ऊपर 2 की घात। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 की उच्चतम घात तो यहाँ पर केवल 1 ही है क्योंकि यहाँ पर 3 एक ही बार है, तो आप चाहें तो 3 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 3 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या 5 आपको दी गई है यहाँ पर, तो 5 की उच्चतम घात 5 के ऊपर 1 की घात होगी, तो यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर 2 को दोबारा नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर हमने 2 की घात यहाँ पर पहले हम लिख चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम घातों को लिखना है और किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है, अर्थात डबल बार नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आपके एलसीएम का मान होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 2 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, तो 2 के वर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, 2 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 5 जाकेता लिखेंगे। फिर इसके बाद हम तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, 12 का गुणा 5 से होगा तो 12 पंचे 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः संख्या 6 और 20 का एचसीएफ 2 होगा तथा संख्या 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ 2 तथा एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है।
इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे यहाँ पर गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 6 तो एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 गुणित 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणित 3। इसी प्रकार से हम संख्या 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 72। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 2 एक सम संख्या, तो यहाँ पर 2 से हम भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 2 छः 12। फिर यहाँ पर 6 एक सम संख्या, फिर 2 से करेंगे भाग तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 8 एक क्या है सम संख्या, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 इनाम 18 हो जाएंगे। 9 एक विषम संख्या, तो यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे, अर्थात विषम संख्या से ही भाग करेंगे। तो 3 त्रिका 9 होगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 72 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 72 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार हैं, 3 बार हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 120 को लिखा, तो लास्ट में 0 है, 0 एक सम संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो 2 छः 12 हो जाएंगे, 0 जाके था, फिर यहाँ पर लास्ट में 0, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर तो 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, 0 जाके था, फिर लास्ट में 0 है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 5 है, 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे तो 5 ही 15 हो जाएंगे और 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने 120 को लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार दिए गए हैं, 3 बार, और 3 यहाँ पर 1 बार दिया गया और 5 एक बार दिया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 और यहाँ पर गुणित 3 लिखेंगे और गुणित 5 लिखेंगे। आप चाहें तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कितनी बार दिए गए हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड में, 1 2 3 बार दिए गए हैं, तो हम 2 के ऊपर 3 की घात को लगा सकते हैं। इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 यहाँ पर कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर 2 की घात को लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 3 बार हैं, तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 3 की घात को लगाएंगे। 3 यहाँ पर 1 ही बार है, तो 3 को हम जाकेता लिखेंगे और 5 को भी हम जाकेता लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कि संख्याओं 6, 72 और 120 का एचसीएफ तथा संख्याओं 6, 72 और 120 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्याओं के गुणनफल, चूँकि यहाँ पर आपको 3 संख्याएँ दी गई हैं, यदि आपको 2 संख्या दी गई होती तो हम दोनों संख्याओं के यहाँ पर गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या को चेक करते, लेकिन यहाँ पर आपको 3 संख्याएँ दी गई हैं, इसलिए आपको तीनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या को चेक करना है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हुई। यहाँ पर भी होना चाहिए वही संख्या, यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर है, 72 के गुणनखंड में भी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 120 के गुणनखंड में भी यहाँ पर 2 है। इसके बाद हम 3 को चेक करेंगे, क्या 3, तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड में 3 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 के गुणनखंड में भी 3 है और यहाँ पर 120 के गुणनखंड में भी 3 है। तो इस प्रकार से आपकी तीनों संख्या हो जाएंगी। अब इनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले है 2 उभयनिष्ठ संख्या, तीनों में 2 भी है और यहाँ पर तीनों में 3 संख्या भी है, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 को लिखेंगे। फिर इसके बाद दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो 2 तियाँ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संख्याओं 6 और 72 और 120 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, उच्चतम घातों को लिखते हैं और यहाँ पर किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है और उच्चतम घातों को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 के गुणनखंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या 2 की उच्चतम घात, यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात है, यहाँ पर भी 2 के ऊपर 3 की घात है। तो 2 की उच्चतम घात आपको यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात। फिर इसके बाद यहाँ पर हम संख्या 3 के ऊपर घात को चेक करेंगे। यहाँ पर 3 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की घात है और यहाँ पर 3 के ऊपर 1 की घात है। तो यहाँ पर 3 की घात वाली अर्थात संख्या 3 के ऊपर उच्चतम घात यहाँ पर 2 की है, तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर 2 की घात को लिखेंगे अर्थात गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 का वर्ग लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को तो हमने लिख लिया इस प्रकार से, 2 को तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम घातों को तो लिखना है लेकिन किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या 5 है, 3 को भी हमने लिख लिया, 2 को भी हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की उच्चतम घात केवल 1 की घात है, तो यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर 5 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात। तो 2 के ऊपर 3 की घात का अर्थ क्या होता है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद 3 के वर्ग का अर्थ क्या होता है, 3 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे इस प्रकार से, और 5 को हम जांघिता लिखेंगे। फिर इसके बाद तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 का गुणा 9 से होगा तो 8 9 72 हो जाएंगे, और यहाँ पर गुणा में हम 5 को लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 का गुणा हम 72 से करेंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 का शून्य आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगी, 5 7 35 और 1 यहाँ पर 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों संख्याओं का जो ये एलसीएम होगा यहाँ पर 360 होगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख सकते हैं। अतः संख्याओं 6 72 और 120 का एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा, तथा संख्याओं 6 72 और 120 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 360 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा था संख्याओं 6 72 और 120 का एचसीएफ बराबर 6 तथा एलसीएम 360 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठांक 15। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम संख्या 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 2 है, 2 एक सम संख्या, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12 हो जाएंगे। फिर 6 एक सम संख्या तो 2 3 6 हो जाएंगे। फिर 3 एक विषम संख्या, तो 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आप लिखेंगे कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 गुणित 2 गुणित 3 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 5 है, 5 तो एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम विषम संख्या 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लिखेंगे तथा 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी, 3 गुणित 5 हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 5। इसी प्रकार से यहाँ पर हम संख्या 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 21। तो लास्ट में यहाँ पर 1 है, 1 तो एक विषम संख्या, तो यहाँ पर हम विषम संख्या 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21 हो जाएंगे। 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है तो 7 एकम 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 21 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होंगी, 3 गुणित 7 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 गुणित 7। फिर इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं के यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर तथा 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ को हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर चूंकि आपको 3 संख्याएं दी गई हैं इसलिए यहाँ पर हम तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को चेक करेंगे। जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हुई, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 3 है
यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 केवल एक ऐसी संख्या है जो तीनों के गुणनखंड में अर्थात तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से HCF का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, यहाँ पर हम उच्चतम घातों को लिखते हैं और यहाँ पर किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है। उच्चतम घातों को तो लिखना है लेकिन किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। एक ही संख्या को आपको केवल एक ही बार लिखना है, आपको डबल बार रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या थी, 2 गुणित 2 गुणित 3 थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं और गुणित 3 को हम जाकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LCM को ज्ञात करेंगे। तो LCM क्या होती है, उच्चतम घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की उच्चतम घात, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात है। तो यहाँ पर हमने 2 के ऊपर 2 की घात को लिखा। इसी प्रकार से हम संख्या 3 को चेक करेंगे कि यहाँ पर संख्या 3 पर उच्चतम घात कितने की है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है, यहाँ पर भी 3 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है और यहाँ पर भी 3 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 को लिखेंगे क्योंकि 3 की उच्चतम घात केवल 3 के ऊपर 1 की घात है। इसके बाद यहाँ पर हम 3 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या तो लिख चुकी है। इसके बाद यहाँ पर संख्या 5 को लिखेंगे। वो 5 की उच्चतम घात, 5 पर कितने की घात है, 1 की घात है। तो 5 की उच्चतम घात 5 के ऊपर 1 की घात है। तो इस प्रकार से हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर 7, तो 7 के ऊपर 1 की घात मानी जाती है। तो 7 की उच्चतम घात केवल यहाँ पर 7 के ऊपर 1 की घात है। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 के वर्ग का अर्थ क्या होता है, 2 के ऊपर 2 की घात है। तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएंगे। 5 को हम जाके लिखेंगे, 7 को जाके लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रमशः करना, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएंगे। फिर 12 का गुणा 5 से होगा और 7 से भी होगा। तो सबसे पहले 12 का गुणा हम 5 से करें तो 12 पंचे 60 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 60 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 7 शून्य 0 और यहाँ पर 7 का गुणा 6 से होगा तो 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर LCM कितना होगा, 420 LCM होगा और HCF कितना होगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा आता है संख्याओं 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा, 3 होगा तथा LCM 420 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 16, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि HCF आपको दिया गया है दोनों संख्याओं का 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है और यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर जो फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित LCM। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा दिया है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF आपको दिया गया 306 और 657 का 9 HCF दिया गया है। LCM यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित LCF। तो यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर हम गुणनफल करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 306 गुणित 657 बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें LCM का मान ज्ञात करना है। तो हम LCM को जांघिता लिखेंगे। HCF का मान क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो 306 गुणित 657 को हम जांघिता लिखेंगे और जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है, तो बटे में 9 आ जाएगी संख्या और LCM को हम जांघिता लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें LCM का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद 9 से हम इसको कैंसिल करेंगे। आप चाहें तो दोनों संख्या में से किसी भी संख्या को कैंसिल कर सकते हैं। यदि आपसे कैंसिल करते नहीं बनता है तो आप 9 का भाग 306 में भी कर सकते हैं और 9 का भाग आप 657 में करके देख लें। तो जैसा कि यदि हम 9 से 306 को कैंसिल करें तो यहाँ पर आपको रफ में 9 का भाग 306 में करके देख लेना है। तो यहाँ पर 9 का भाग सबसे पहले 30 में करेंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ पर 6 आ जाएंगे तो 9 चौके 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भागफल का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा अर्थात 9 एकम 9 होगा और यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 3, 36 हो जाएंगे, 9 चौके 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 34 आ जाएगी और यहाँ पर 657 आ जाएगी संख्या। अब इसके बाद हम इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे और जितना इनका गुणा होगा वही आपके LCM का मान होगा।
तो इस प्रकार से हम इसको रफ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 657 को लिखा और 34 का हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का करेंगे, तो 4 का गुणा 7 से होगा 28 की 8 आ जाएंगी, हासिल 2 आ जाएंगी। 4 का गुणा 5 से होगा 20 और 2 22 की 2 आ जाएंगी, हासिल 2 आ जाएंगी। और 4 का गुणा 6 से होगा 24 और 2 26 हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 3 से करेंगे, तो 21 की 1 आ जाएगी, हासिल 2 आ जाएंगी। 3 5 15 और 2 17 की 7 आ जाएगी, हासिल आई 1। और 3 का गुणा 6 से होगा तो 18 और 1 19 हो जाएंगे। इसके बाद हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 8 2 1 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 की 3 आ जाएगी, हासिल आई 1। 9 2 11 12 की 2, हासिल आई 1। तो इस प्रकार से 22,338 आपका एलसीएम का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22,338 बराबर एलसीएम। आप लास्ट में चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आता है इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा आता है एलसीएम, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, 22,338 होगा। तो इस प्रकार से आपके अध्याय 1 के सभी प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।